जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, और ये पिछले साल से भी था। असल में क्या हुआ कि पाकिस्तान सिविल मिलिट्री क़यादत का एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC। अब ये SIFC क्या है? पाकिस्तान की, क्योंकि इकोनॉमी आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो तो अक्सर पोलराइज्ड रहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो फिर क्या हुआ कि मिलिट्री ने पाकिस्तान की सियासत के पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एक हाइब्रिड मॉडल जनरेट किया है SIFC की शक्ल के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर क्या लाई जाए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए और इकोनॉमिक सपोर्ट किया, डेवलप की जाए, इकोनॉमिकली जो पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। अब इस SIFC के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, हम लोग पहले वो देखते हैं कि हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली SIFC है क्या, फिर हम लोग देखेंगे कि इस SIFC का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इस SIFC के गोल्स क्या है, मकासद क्या है, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है जी, तारीख क्या है हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नाउ प्लान्ड अंडर द SIFC, और फाइनली फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ SIFC कैन हेल्प। SIFC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। एंड फाइनली फिर हम लोग देखेंगे क्रिटिकल व्यू ऑफ द फ्यूचर ऑफ SIFC, क्या ये SIFC वाकई पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हो भी सकती है हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए, कि नहीं हो सकती है, और फाइनली फिर कौन से ऐसे पॉलिसी मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को लेनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट जी, व्हाट इज SIFC। सबसे पहले पढ़ से देखिए जी, मेरी एक बात जरा गौर से ज़हन में रखें। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो हमें चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर अब क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर, फर्ज कीजिए ये आपका मुल्क है, दिस इज योर कंट्री, ये आपका घर है, ये आपका मुल्क है। अब आपके इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर चीन से, चाइना से, गल्फ कंट्री से, US से, UK से मुख्तलिफ लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना पैसा लेके आते हैं, अपने डॉलर्स की शक्ल में पैसा लेके आते हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगाते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां लगाते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर आता है, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो बेहतर होता है। बात समझ, डॉलर इनफ्लो ज्यादा होता है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो जाती है, वो बेहतर होती है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक तेजी के लिए, माशी तरक्की के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इकोनॉमी वाला लेक्चर लिया होगा, पहला लेक्चर जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, तो उसको उन लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब FDI मैंने आपको बता दिया ना, सर FDI चले ठीक है, आप लोगों ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए FDI चाहिए। अब SIFC के तहत FDI कैसे आएगी, ठीक है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। देखिए दो चीजों से प्लान की गई है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक तो FDI प्लान किया गया है किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्लान किया गया है कि इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, और उस इन्वेस्टमेंट से जो है वो FDI आएगी, मतलब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब किन शोबों में इन्वेस्टमेंट करेंगे? 6 शोबे हैं। सबसे पहला शोबा जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो है आपके पास डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है जी। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी डील्स जो होती हैं वो डिफेंस से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स की होती हैं, ठीक है। अमेरिका का जो इकोनॉमी का एक मेजर चंक है वो डिफेंस, ये जो एरोप्लेन्स, ये सॉरी जेट, फाइटर जेट्स जो है ये बेचते हैं, ये मुख्तलिफ जो लड़ने वाले हथियार हैं इनको बेच के अपना मेजर इकोनॉमी का हिस्सा पूरा करते हैं। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी वो किसके अंदर आएगी, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर। दूसरा प्लान किया गया SIFC के तहत किस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का, ठीक है जी।
तीसरा सर किसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान किया गया जी? माइनिंग के अंदर, माइनिंग के शोबे के अंदर। ठीक है जी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कॉपर की भी बहुत सी ऐसी माइंस हमारे पास मौजूद है, कॉपर के खजाने मौजूद है, गोल्ड के खजाने मौजूद है माइनिंग के अंदर। फिर उसके बाद आईटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, इसके तहत प्लान किया गया जी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी जी। लोगों को कहा जाएगा आए जी पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और बिजनेस करें, हमारे लोगों को जॉब्स दें, हमारे मुल्क के अंदर एफडीआई लेके आए और खुद जो है मुनाफा कमाएं आप लोग। ठीक है, उसके बाद सर किस चीज के अंदर? मिनरल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो, मतलब मैं ये वो चीजें बता रहा हूं जो एफडीआई का एसआईएफसी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, उन चीजों को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बताया जाए। तो इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी इन 6 चीजों के अंदर, इन 6 चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का प्लेज किया गया, प्लान किया गया, कोशिश की जा रही है और हुई भी है बहुत जगहों में। एक तो एफडीआई आएगी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इन 6 चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट लोगों से कहा जाएगा। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट, मतलब आर्मी चीफ भी ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो पॉलिटिकल सिविल गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि इन लोगों को कन्विंस कर रही है कि इन चीजों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर एक गुंजाइश मौजूद है इन्वेस्टमेंट की, तो आप आए और इन चीजों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा जो एफडीआई का सोर्स प्लान किया गया है, इसके तहत वो प्लान किया गया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, एसओईज। अब वही बात फिर कि जो इकोनॉमी वाला लेक्चर जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है उनको एसओईज का भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को कि एसओईज क्या है, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस क्या होती है। देखिए, जो स्टेट की मलकियत में इकोनॉमी या इनकम जनरेट करने वाली अशिया होती है ना, देखिए फर्ज कीजिए आपका घर है, आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर के लिए इकोनॉमी जनरेट करती है। फर्ज कीजिए आपकी गाड़ी है, वो रेंट पे चलती है, ठीक है, वो आपके घर के लिए क्या करती है जी? वो इनकम जनरेट करती है, तो आपके घर की स्टेट ओन्ड या होम ओन्ड एंटरप्राइज है। बात को समझिए, आपके घर में कोई दुकान है, आपने अपने घर के साथ कोई दुकान किसी को किराए पे दिया हुआ है, तो वो क्या है? आपके घर की स्टेट ओन्ड। इसी तरह मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ऐसे प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ ऐसी इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुल्क के लिए इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। पाकिस्तान के अंदर मेजर जो बड़े 52 एंटरप्राइजेस हैं, जैसे पीआईए हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, जैसे पाकिस्तान रेलवे, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स। लेकिन आप लोगों ने देखा है इनका हालात, क्या हालात है इनके हालात ये हैं कि इन एंटरप्राइजेस को उल्टा चलाने के लिए पाकिस्तान को अरबों रुपए सालाना देने पड़ते हैं। बात को समझिए, मतलब ये पाकिस्तान के लिए व्हाइट एलिफेंट बन चुके हैं, उल्टा ये कमा के देने के हमें इनके ऊपर लगाना पड़ते हैं। इसलिए फिर प्लान किया गया इस एसआईएफसी के तहत, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत, कि इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को क्या किया जाएगा? प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इनकी प्राइवेटाइजेशन से क्या आएगी? भी जाहिर सी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए फर्ज कीजिए आपकी पाकिस्तान जो स्टील मिल है, अब इसको जो है वो प्राइवेटाइज किया जाता है। क्या कोई बाहर से, कोई चीन से कोई इन्वेस्टर आता है, या गल्फ फंड से कोई इन्वेस्टर आता है, या यूएस से कोई इन्वेस्टर आता है, वो क्या करता है? उसको मशीनरी बनी बनाई मिल रही है, उसको ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री मिल रही है, उसने आके क्या करना? अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, ठीक है जी, रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। लेकिन क्योंकि फिर आपने स्टील मिल्स को क्या कर दिया होगा? प्राइवेटाइज कर दिया होगा, तो फिर वो अपनी मर्जी से वो खाड़ बिछाड़ करेगा वर्कर्स की, मुलाजमों की, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर अक्सर ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो घाटे के अंदर जाती है, नुकसान के अंदर जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी एसओईज को क्या कर रहे हैं? वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो जब प्राइवेटाइज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना, इनको खरीदने के लिए लोग पैसे नहीं लेके आएंगे। तो इससे एक इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार ये ढूंढा गया है, दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका इन चीजों के अंदर ढूंढा गया है। सो दिस इज एक्चुअली एसआईएफसी, हाइब्रिड मॉडल ऑफ सिविल मिलिट्री लीडरशिप, राइट, जो दोनों मिल के मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल, व्हाट इज एसआईएफसी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसआईएफसी। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एसआईएफसी। मैं जरा उधर से इसको इरेज कर देता हूं। नाउ सर, द स्ट्रक्चर ऑफ एसआईएफसी, द सेकंड थिंग वी हैव टू डिस्कस। सर अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है, सुनिए जी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन,
स्ट्रक्चर ऑफ SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है जी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये सिविल मिलिट्री हाइब्रिड, इट्स अ हाइब्रिड प्रोजेक्ट, ये एक हाइब्रिड फॉरम है, ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर सिविलियन लीडरशिप भी मौजूद है और आपके पास सिविलियन लीडरशिप भी है सर, उसके साथ ही आपके पास मिलिट्री लीडरशिप भी अपना किरदार अदा कर रही है, वैसे ही जैसे वो अपना किरदार अदा करते आ रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब एक न्यू फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ, या जिसको आप लोग कहते हैं हाइब्रिड मार्शल लॉ, इन्फोर्स्ड है, ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है। ठीक है जी, तो ये भी एक SIFC जो है, ये अब मिलिट्री जो कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने की, कि किसी ना किसी तरह से जो इकोनॉमिक हमारे अंदर फ्रेजिलिटी मौजूद है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और इसके कुछ ना कुछ असरात हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर। 3 हिस्से हैं इस SIFC के, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों के अंदर हमने 3 जो है इसके पार्ट्स हैं, हिस्सों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो इसका सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है इसकी एपिक्स कमेटी। तो फर्स्ट वन इज एपिक्स कमेटी, राइट। एपिक्स कमेटी के किन किन चीजों पर मुश्तमिल है, किन किन लोगों पर मुश्तमिल है? जो SIFC की एपिक्स कमेटी है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कौन सा कंट्री? पाकिस्तान के अंदर बनी है तो फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शामिल होगा ना, मोदी साहब तो शामिल नहीं होंगे सर। उसके बाद दूसरा आर्मी चीफ साहब, जो कि असल में प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जी, आर्मी चीफ। ठीक है, और उसके साथ ही कौन शामिल होंगे? फेडरल मिनिस्टर्स। जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। ये किसका हिस्सा होंगे? जो सबसे बड़ा फोरम है SIFC का, जिसको आप कहते हैं एपिक्स कमेटी, मिनिस्टर्स, राइट। ठीक है, ये सबसे पहला बड़ा फोरम है, और इसकी जो सालाना मीटिंग्स हैं, ये 1 साल में 2 टाइम्स, 2 बार मीटिंग होगी इसकी। ठीक है, साल के अंदर 2 बार इनकी मीटिंग होना लाजमी है, कि जो SIFC के तहत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आगे जाकर पढ़ेंगे, ये उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आया ठीक चल रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहे हैं, या कैसे चल रहे हैं, क्या आउटकम निकल रहा है। अब एपिक्स कमेटी से निचला जो ऑर्गन है, मतलब एपिक्स कमेटी के नीचे जो ऑर्गन है, वो आपके पास क्या है? वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी। आफ्टर एपिक्स कमेटी जो आपके पास मौजूद है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज व्हाट यू कॉल एग्जीक्यूटिव कमेटी। आप पेपर के अंदर भी क्या करेंगे? इसी तरह से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अंडरस्टैंड? नाउ सर, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर सबसे पहले शामिल हैं आपके पास प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। इट इंक्लूड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, सूबाई वजीर। अब देखिए, ये फेडरल लेवल पे यूं समझ लें, एक यूं समझ लें कि ये फेडरल लेवल पे काम कर रही है, ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आ जाएगी। फिर एक इसके नीचे एक और ऑर्गन है जो फिर लोकल लेवल के ऊपर आके चीजों को इन्फोर्स करवाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर शामिल है प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, वहां फेडरल मिनिस्टर्स है, यहां प्रोविंशियल मिनिस्टर्स है। ठीक है जी। दूसरा इसके अंदर कौन शामिल है? दूसरा शामिल है सेक्रेटरीज। डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज यहां शामिल है, सेक्रेटरीज शामिल है सर। सेक्रेटरीज इंतजामी हेड होता है, हमेशा याद रखिएगा। सेक्रेटरी जो है वो बहुत पावरफुल ओहदा होता है, सेक्रेटरीज। ठीक है जी, ये उस मिनिस्ट्री का इंतजामी हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। उसके बाद आपके पास सर सेक्रेटरीज के साथ यहां पर जो अगला इसका हिस्सा है वो कौन है? वो कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स किसे कहते हैं? फील्ड के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ना, मतलब फर्ज कीजिए एजुकेशन से रेलिवेंट SIFC का कोई प्रोजेक्ट है, तो फिर एजुकेशन से रेलिवेंट, अब कोई ब्यूरोक्रेट तो एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, या फिर कोई पॉलिटिशियन तो एजुकेशनल एक्सपर्ट नहीं हो सकता, फौजी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा? उस प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर एजुकेशनल फील्ड से जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया जाएगा, ताकि उनकी भी राय शामिल की जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको भी इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर शामिल किया जाता है। उनको फिर जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बंदा होता है ना, उसको कहते हैं टेक्नोक्रेट्स। याद रखिएगा, ये टर्म आगे भी जाके हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेक्चर के अंदर। टेक्नोक्रेट्स शामिल होंगे इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर। ठीक है, और सर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कौन शामिल होगा? एक नेशनल कोऑर्डिनेटर शामिल होगा, जो कि भी कहां से होगा? जो कि भी
आर्मी से होगा, नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा जो कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है जी, सारे सूबों के दरमियान, या जो एपिक्स ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो सूबों के अंदर मौजूद है और जो सेंटर के अंदर मौजूद है, इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन करेगा उसको कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो कि कहां से होगा, मैंने कहा ये आर्मी से होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है ना, तो फिर जाहिर सी बात है इनके अंदर आर्मी के लोग भी डेफिनेटली शामिल होंगे। अच्छा सर, इनकी मीटिंग कब होगी? इनकी मीटिंग माहाना मीटिंग होगी, ठीक है, हर महीने इस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हर महीने होगी। जो भी प्रोजेक्ट्स SIFC के अंदर चल रहे हैं उनकी जो निगरानी के लिए जो मीटिंग होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, वो हर महीने होगी, याद रखिएगा, MCQs आ सकते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के नीचे जो एक ऑर्गन है, जो इसके अंडर ऑर्गन जो काम कर रहा है, उसको आप लोग कहते हैं इंप्लीमेंटेशन कमेटी या इम्प्लीमेंटेशन या इंप्लीमेंटिंग कमेटी, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं आप लोग, इंप्लीमेंटिंग कमेटी भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं इंप्लीमेंटेशन, सर इंप्लीमेंटेशन कमेटी, फाइन, सर इंप्लीमेंटेशन कमेटी। अब सर सवाल यह है कि इस इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं या इसका काम क्या है? इसका काम है कि प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना, ठीक है, जो भी चीजें प्लान की गई है उनको असल में इंप्लीमेंट करना इस कमेटी का काम है। लोकल लेवल के ऊपर जाकर जो काम करेगी वो ये कमेटी करेगी। मतलब FDI जो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उनको को मसले मसाइल आ रहे हैं, रेड टेपिज्म है, हर्डल्स आ रही हैं, सिक्योरिटीज इश्यूज हैं या कोई और मसले आ रहे हैं, तो उनको ये इंप्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो रिजॉल्व करेगी फॉरन इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, ताकि FDI जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको किसी किस्म का मसले का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब इसके अंदर कौन लोग शामिल हैं? सबसे पहले इसके अंदर जो लोग शामिल हैं उसको कहते हैं जी वो DGSIFC, DG साहब, डायरेक्टर जनरल SIFC। तो आप जरा गेस करें कि ये DG साहब कहां से होंगे या किस इदारे से होंगे? ये DG साहब हैं जी, ऑब्वियस सी बात है, आर्मी से, और ये आर्मी के अंदर से होंगे। और ये किस रैंक का अफसर होगा? आर्मी का मेजर जनरल रैंक का ये अफसर होगा, ठीक है जी। उसके बाद सर कौन शामिल है? उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ये सर ये प्राइम मिनिस्टर जो है अपने जिनको आप लोग उनके एडवाइजर्स भी कह सकते हैं। अक्सर ये जो है नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं जो इलेक्शन हार जाते हैं, पार्टी के अंदर एक उनकी अच्छी खासी पोजीशन होती है, तो इलेक्शन हारने की वजह से फिर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उठा के फिर अपने ऐसे करीबी लोगों को अपना एडवाइजर मुंतखब कर लेता है, और ये भी एक मिनिस्टर लेवल का होता है, ठीक है जी। जो प्राइम मिनिस्टर का वो असिस्टेंट जो SIFC के ऊपर है वो इस कमेटी के अंदर शामिल होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तो बहुत से असिस्टेंट है ना, तो वो असिस्टेंट जो SIFC रेलेवेंट है वो इस इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर शामिल होगा। उसके बाद सर कौन शामिल होगा इस इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर? उसके बाद एक तीसरा बंदा जो शामिल होगा वो जो SIFC का जो सेक्रेटरी है वो इसके अंदर शामिल होगा जी, सेक्रेटरी टू SIFC, सेक्रेटरी टू SIFC जो है वो भी इस इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर शामिल होगा। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है जी, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंटेशन कमेटी जाके हर इमरजेंसी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे चीजें इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी, और इस इंप्लीमेंटेशन कमेटी की जो मीटिंग है ये हर 15 दिन के बाद होगी, फोर्टनाइट मीटिंग, ठीक है जी, 15 दिन बाद इनकी मीटिंग होगी हमेशा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया। दूसरी चीज जिसको आप लोग क्या कहते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ SIFC। अब हम देखते हैं गोल कि SIFC के मकासद क्या हैं, गोल्स क्या हैं। सर व्हाट आर द गोल्स ऑफ द SIFC? गोल्स कौन से हैं सर SIFC के? अब मैं इसको मिटाने लगा हूं बेटा, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 1 मिनट साइड पे हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, मिटा दूं जी? ठीक, मुझे आपकी आवाज तो डेफिनेटली नहीं आ रही, लेकिन ये है कि आप लोगों ने ले लिया होगा यहां तक स्क्रीनशॉट इसका। आइए जरा देखते हैं जी सर, व्हाट आर द गोल्स ऑफ SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये इसका जो SIFC का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था ना, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मैं आपको ये लेक्चर प्रिपेयर करके दे रहा हूं, और जो मैंने देखा है लोगों ने जो तैयार किया होगा उसका, ठीक है जी। तीसरा हमारा पॉइंट है गोल्स ऑफ SIFC। सर गोल्स, अच्छा जी, ठीक। अच्छा, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है मेरी तरफ से भी और ये मेरी टीम की तरफ भी, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ठीक है।
और ताकि जो है इसके ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे, ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और फिर कहीं ना कहीं फ़ायदा हमें भी हो। ठीक है, इतने इसको क्योंकि रिकॉर्ड करने में, फिर इसको एडिट करने में, फिर इसको अपलोड। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, माइक। तो मैं आपको कह रहा था कि इसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा सा फायदा हमें भी हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं ये बता रहा था कि गोल्स ऑफ SIFC क्या है। पहला इसका गोल है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आना, जो कि हमारा करंट अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी का 13% है। जीडीपी का, हमारे टोटल जीडीपी का 13% हमारी जो करंट FDI है, मतलब हमारे घर में जो टोटल इनकम आ रही है उसमें से जो 13% इनकम है वो हमारे मुल्क के बाहर से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है हमारे घर के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी चीजों के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बाहर का पैसा आ रहा है हमारे घर के अंदर। ठीक है, हमारा अपना पैसा नहीं है वो। और लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारे मुल्क की वो जो 13% से FDI है वो बढ़ के कितनी हो जाए, वो 15% अकॉर्डिंग टू SIFC। हमारा ये पहला गोल है। दूसरा गोल है कि हमारी इकोनॉमी 2035 तक $1 ट्रिलियन की हो जानी चाहिए, $1 ट्रिलियन। ठीक है, और करंट हमारी इकोनॉमी कितनी है जी? इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है जी, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो भी लीजिए। $1 ट्रिलियन और करंट जो हमारी इकोनॉमी है वो $375 बिलियन के नजदीक है। ठीक है, $375 बिलियन की हमारी करंट इकोनॉमी है और वो 2035 तक इसके तहत प्लान किया गया कि कितनी हो जाएगी, $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो तीसरा हमारा गोल है कि हम लोग क्या करेंगे, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। कितने जी? 100 बिलियन वी विल अट्रैक्ट। इसके तहत SIFC के तहत हम अट्रैक्ट $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ अगले 3 साल के अंदर। 2023 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, 20 जून 2023 को SIFC की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन हमने फिर क्या प्लान किया कि इस 2023 के बाद अगले 3 साल में, यानी कि 2026-27 तक हम लोग क्या करेंगे, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे। और जिसमें से मोस्टली इन्वेस्टमेंट कहां से हम कोशिश करेंगे लेके आए, वो जी गल्फ कंट्रीज से। अट्रैक्ट $100 बिलियन बाय नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए। और याद रखें, हमारे मुल्क के अंदर इस SIFC के तहत इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। मैं आपको आगे मिसालें दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके गोल्स हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री क्या रही है। अ ग्लांस ऑन द हिस्ट्री ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। सो लेट्स डिस्कस जी हिस्ट्री ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिस्ट्री ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। देखिए, अयूब इराक के अंदर, सबसे पहले किस इराक के अंदर सर? अयूब खान के इराक के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर FDI थी, अयूब इराक के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर FDI थी, वो हमारी इकोनॉमी का 21% थी, 21% ऑफ GDP, 21% ऑफ GDP, मतलब टोटल जो हमारी GDP सालाना इनकम होती है उसका 21% था। उसके बाद जो हम अयूब खान के बाद ये मिलिट्री रोल रहा, फिर वो याह्या खान साहब आ गए, फिर ज़ियाउल हक, उसके अंदर भी तकरीबन इतनी ही रही। लेकिन जो मेजर चेंज आया हमारी GDP के अंदर, FDI के अंदर, वो रूल ऑफ ट्रायोका कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो अक्सर गवर्नमेंट्स चेंज होती रही 89 के बाद 99 तक, फिर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो अक्सर 4 गवर्नमेंट्स चेंज हुई, तो इसको कहते हैं रोल ऑफ ट्रायोका। इस दौरान क्योंकि फिर पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मुल्क के अंदर कम हो गई। तो कितनी परसेंट रह गई, वो 21 से कम होती 17% ऑफ GDP रह गई। ये 17% ऑफ GDP। अच्छा सर, आप ये जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? एक तो इस इकोनॉमिक सर्वे, इसका सोर्स हो सकता है। दूसरा SIFC का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको मिल जाएगा SIFC की वेबसाइट से। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आया, मुशर्रफ का इरा आया, प्रोमिनेंट इराज, मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ का इरा 99 से फिर आगे 2007-8 तक। मुशर्रफ साहब जो है
इसके इनके इराक के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए ना जब भी मिलिट्री रोल आता है ना तो अमेरिकन सपोर्ट शुरू हो जाती है पाकिस्तान को। मिलिट्री रोल अक्सर आता ही तब है जब अमेरिकन इंटरेस्ट होता है, और फिर याद जब पाकिस्तान को किसी बड़ी जंग के अंदर धकेला जा रहा होता है, ठीक है, तो फिर उस दौरान जाहिर है फिर एड मिलती है, इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान का, डॉलर जब बाहर से आता है, इसी को तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना। तो फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज है जीडीपी के कंसेक्यूटिव वो बढ़ जाती है। तो मुशर्रफ के दौर में 19% हो गई, 19% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और पोस्ट मुशर्रफ टिल 2023 तक, मुशर्रफ के बाद फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर नून लीग की, फिर तहरीक इंसाफ की, फिर उसके बाद पीडीएम गवर्नमेंट, और फिर अब तक 2023 तक जो हमारा पोस्ट मुशर्रफ, इसको नाम दे देते हैं पोस्ट मुशर्रफ, और टिल कहां तक जी, टिल 2023 यहां तक जो हमारे पास जो एफडीआई है, जनरल एफडीआई की एक एवरेज निकाली जाए, तो अब हमारे पास वो डिक्रीज हो के कहां तक रह गई है, हमारे पास सिर्फ 13% रह गई है, ठीक है जी, 13% रह गई, 13% ऑफ जीडीपी रही है, मतलब एवरेज इतनी रही। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस गोल हमारा जो एसआईएफसी के तहत है कि इसको 13 से बढ़ाकर पहले 15% पे लाया जाए, और फिर 15% से बढ़ाकर जो है वो आगे लेके जाया जाए, ठीक हो गया जी, क्लियर। उसके बाद हम लोग अब आ रहे हैं अगले पॉइंट के ऊपर, वो कि इसके तहत प्रोजेक्ट्स कौन से प्लान किए गए हैं, what are the projects which are planned under the SIFC. So now let's discuss the projects which are planned under the SIFC. तो आप लोग इसको जो है वो निकाल लें, नोट कर लें, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे जो है ऑफ हो गया था दोबारा, तो मैंने ये लिख दिए प्रोजेक्ट्स जो प्लान है अंडर SIFC। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट इसके अंदर प्लान है वो पाकिस्तान ने SIFC के तहत $28 बिलियन की जो है वो एफडीआई सिर्फ गल्फ कंट्रीज से प्लान की है। उसमें से सऊदी अरेबिया से, सिर्फ अकेले सऊदी अरेबिया से $10 बिलियन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदी अरामको ऑयल एंड हमारे गैस सेक्टर के अंदर सऊदी है जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द्यामर भाषा डैम, द्यामर भाषा डैम, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है वो कहा गया है जी इन्वेस्टमेंट की जाए। उसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, माइनिंग ऑपरेशन के अंदर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो SIFC के तहत ये प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, बलूचिस्तान के अंदर जो हमारा एक डेड वोल्केनो है जिसको रेकोडिक कहते हैं, वो गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो वहां से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में क्या कहा गया जी, वो भी SIFC के तहत अंदर प्लान किया गया है चाइनीज कंपनी के साथ। और फिर अभी सऊदी अरब ने भी जो है वो क्या किया है, अपना इस चीज में प्लेज किया है कि सऊदी अरब भी रेकोडेक के अंदर अपने कुछ शेयर्स खरीदेगा, और खरीद भी लिए हैं उसने कुछ। उसके बाद कॉर्पोरेट फार्मिंग, चोलिस्तान के अंदर 50,000 एकड़ के अंदर जो रकबा है, ज़राई रकबा है, उसको क्या किया जाएगा, आबाद किया जाएगा। और आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि सिंध के अंदर जो है वो एहतजाज शुरू हुआ है, कुछ नई नहरें निकाली जा रही है, दरियाए सिंध के अंदर से 5 नई नहरें निकाली जा रही हैं, जिसके तहत इस चोलिस्तान के अंदर 50,000 एकड़ रकबे को सैराब किया जाएगा, और इसके ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट बाहर के इन्वेस्टर्स को ये रकबा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर वो अपने ज़राअत करें या ज़राअत के साथ प्रोडक्ट उगाएं और फिर उनको बेचें। इसी तरह कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग, ठीक है, 20,000 जानवर, 30,000 फीड लॉट और 10,000 कैमल जो है इसके तहत जो है वो उनकी फार्मिंग की जाएगी। इसी तरह IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो एरियाज हैं जिनके अंदर प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत। अब हम देखते हैं कि आया ये जो SIFC है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे हेल्प आउट करेगा, हाउ SIFC कैन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सो लेट्स डिस्कस। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, मैं इसको मिटा देता हूं एक साइड से। ले जी, तो देखिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस SIFC कैन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें लेक्चर लेते हुए। अच्छा जी, ये हमारे पास 5वां तो 6वां पॉइंट हमारे पास आ गया, हाउ SIFC कैन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हेडिंग आप कंप्लीट कर लेंगे।
एडी को अपने फॉर्म से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वो चेंज। सबसे पहले जो ये हेल्प आउट करेगा हमें, सबसे पहला ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लेके आएगा। देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले सिर्फ एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है ना, हमारी ज्यादातर जो हमारी इकोनॉमी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो पहले इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, ज्यादातर वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और फिर कुछ इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज भी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से माइनिंग आ गया, मिनरल आ गया, आईटी आ गया, एनर्जी सेक्टर आ गया, ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मिंग आ गया, अपना डेयरी फार्मिंग आ गया, ये इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई होगी, मतलब वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, और भी मुख्तलिफ चीजें इकोनॉमी के अंदर शामिल होंगी। फिर इसी तरह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जाहिर है जो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, वो टेक्नोलॉजी भी तो लेके आएंगे ना पाकिस्तान के अंदर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। सर ये जो डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसके तहत चीन हमें वो हथियार तो बेच ही रहा है, लेकिन हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमें दे रहा है, ठीक है, ताकि हम खुद से उनको बना सकें। तो एक दूसरा ये होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है हमें हेल्प आउट करेगा हमारी इकोनॉमी को, ताकि हम फिर उसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके मुख्तलिफ शोबों के अंदर, तो जिसके अंदर वो आ रही है उसके अंदर तो इस्तेमाल होगा ही होगा, दूसरे शोबों के अंदर भी। उसके बाद सर क्या होगा, भाई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी कि जॉब क्रिएशन होगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जो पाकिस्तान के अंदर पहले एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो कितनी जॉब, फर्स्ट फेज ऑफ SIFC के तहत एक अंदाजा लगाया गया है कि 32 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, 3.2 मिलियन जॉब्स, 3.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, 32 लाख जॉब्स जो है इसके तहत प्लान की गई हैं, ये क्रिएट होगी। उसके बाद सर दूसरा क्या होगा, दूसरा ये कि रेड टेपिज्म रिमूव किया जाएगा ना SIFTs के तहत। तीन जो मैंने आपको उसकी SIFC के स्ट्रक्चर के अंदर तीन मैंने इसके ऑर्गन्स बताए, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसका बुनियादी काम ही क्या है, इन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में आसानी प्रोवाइड करना। रेड टेपिज्म रिमूव किया जाएगा। रेड टेपिज्म क्या होता है, रेड टेपिज्म कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अक्सर होता है ना जी, फलाने डिपार्टमेंट से आप फाइल अप्रूव करवाएं, फिर फलाने डिपार्टमेंट में फाइल अप्रूव कराएं, फिर उससे अगले डिपार्टमेंट में जाएं, और फिर इस दौरान ही सालों साल गुजर जाते हैं, करोड़ों रुपए की रिश्वत लगती है, तो इसको कहते हैं रेड टेपिज्म। तो SIFC के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, एक तो उसके लिए वीजा पॉलिसी नरम की गई है, फिर उसको सपोर्ट किया जाएगा, एक डिप्लोमेटिक एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट वीजा, इन्वेस्टर वीजा इस टाइप का सोचा जा रहा है। फिर उसको रेड टेपिज्म जो वो प्रोजेक्ट्स लगाएगा वो जो है उसके तहत जो उसको रिस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास जो है वो अगला जो ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प आउट करेगा कि सर ये गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज होंगे थ्रू टैक्स। वो देखे ना, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं, बाहर के लोग जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है वो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब उस प्रोजेक्ट्स के तहत वो जो इनकम जनरेट करेंगे उस इनकम पे कुछ ना कुछ टैक्स तो होगा ना, डेफिनेटली। उस टैक्स के थ्रू क्या होगा, या ड्यूटीज होंगी, उन टैक्स और ड्यूटीज के थ्रू पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, इसमें आप कुछ और अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जनरल जो इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के अंदर हम लोगों ने बात की थी वो भी आप एडअप कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट कैन हेल्प द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब हम देखते हैं एक क्रिटिकल व्यू के तनकीदी जायजा, एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकलिटी, क्या ये SIFC मुस्तकबिल में कामयाबी हो सकता है? माजी के हालात को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं क्या वाकई में SIFC कामयाब हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। क्रिटिकल व्यू हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं उस साइड को इरेज करने लगा। So let's discuss the critical view of the SIFC. जी, हमें आप लोग जो है अपनी राय से जरूर आगाह करें कि किन किन चीजों को हम मजीद इंप्रूव करें, और फिर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप लोग पहले पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ा, ठीक है जी। 7वां पॉइंट है हमारे पास, क्रिटिकल व्यू
ऑन द ऑफ द फ्यूचर ऑफ SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। मतलब क्या ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान में कामयाब हो भी सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए मेरी एक बात सुनिए, सबसे पहली बात कि इसके तहत जो अभी अपना इन्वेस्टमेंट प्लेज की गई है गल्फ कंट्रीज से, GCC कंट्रीज की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी प्लेज की गई है, वादा किया गया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली जो है इस तरह का कोई हमें, लेकिन मैं आपको यहाँ बात बता दूं, ठीक है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट SIFC के तहत की है, ठीक है, की है, बाकी में की है। उन्होंने क्या किया, ये जो गो पेट्रोलियम कंपनी है इसको खरीद लिया है अरामको ने। आप देख भी रहे होंगे कि गो के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अरामको के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर सऊदी अरामको ने पाकिस्तान के ऑयल रिफाइनरीज, गैस एंड ऑयल्स के 45% शेयर खरीद लिए, आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। फिर सऊदी अरब ने रेकोडेक के अंदर भी पाकिस्तान के 10 to 15% शेयर खरीदे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस पहले पॉइंट को यहीं पर ही निगेट कर देना। दूसरा हम लोग जो कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ फील्ड पॉलिसीज, हमारी एक तारीख है, हिस्ट्री है। क्या है हिस्ट्री हमारे पास सर? फील्ड इकोनॉमिक प्लान, हिस्ट्री ऑफ फील्ड इकोनॉमिक प्लान्स। देखें 5 साल के प्लान्स हमारे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, 5 ईयर प्लान्स, अयूब खान से लेके आगे तक 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स, मतलब 5 साल के बाद हम लोग एक प्लान को 5 साल तक चलाते थे। लेकिन देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से और बार बार मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से, मार्शल लॉज की वजह से जो हमारे इकोनॉमिक प्लान्स हैं वो बार बार बदलते रहे हैं। तो कोई भी हमारा इकोनॉमिक प्लान जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अयूब खान के दौर के अंदर वो चली, वो कुछ दिन कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, भुट्टो साहब आ गए, भुट्टो ने क्या कर दिया, तो नेशनलाइजेशन कर दिया, प्राइवेटाइजेशन का टोटल उल्ट। फिर प्राइवेट भुट्टो साहब गए तो फिर वो पॉलिसी फेल हुई। उसके बाद फिर क्या है, ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने फिर दोबारा क्या कर दिया जी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और एड बेस्ड इकोनॉमी चलाना शुरू कर दी। फिर मुशर्रफ साहब आए तो मुशर्रफ साहब ने भी क्या किया, अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई। मुशर्रफ के बाद फिर पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी हुई। तो मतलब हमारे यहाँ इस तरह की एक जो है वो एक हिस्ट्री है, जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी जो इकोनॉमी, इसका एक और जो हमें डर है वो ये कि क्योंकि ये एक हाइब्रिड मॉडल है ना, तो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी ही क्या है, इकोनॉमिक मिलिटराइजेशन। पहले ही हमारी इकोनॉमी के अंदर मिलिट्री एक अच्छा खासा रोल अदा कर रही है। मिलिट्री जो है एक अब इकोनॉमिक, एक कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, ठीक है। तो इसके तहत अभी क्या होगा, मजीद जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप मिलिट्री के अंदर दे रहे हैं। और जरा देखिए मिलिट्री के अंदर जो हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चलते रहे हैं, ये और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे CPEC अथॉरिटी है, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब के अंडर रही है। जनरल आसिम साहब थे शायद, अभी तो एक आसिम मुनीर साहब है ना, हमारे आर्मी चीफ साहब है। अच्छा एक और थे जनरल साहब जिनका पापा जॉन्स का एक स्कैंडल जो है वो बहुत वायरल हुआ था या मशहूर हुआ था, तो वो भी क्या था, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और हमारी CPEC अथॉरिटी उनके अंडर थी, इमरान खान साहब के गवर्नमेंट में। और करप्शन की कई कहानियां जो है उन दौरों में सामने आती रही हैं। तो इस वजह से भी कि अगर हम मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो SIFC सिविल और मिलिट्री का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट्स है, तो हमारी इकोनॉमी भी अब क्या हो जाएगी, पॉलिटिक्स, जुडिशरी तो मिलिटराइज्ड है ही है, हमारे बाकी इदारे भी मिलिटराइज्ड है ही हैं, लेकिन अब इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, मिलिटराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और जो हमें इशू आ रहा है कि हम जो लोग कह सकते हैं कि SIFC कामयाब नहीं हो सकता, वो क्या है, वो ये है कि हमारे अंदर जो वोलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन है, ठीक है, हमारे बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, KPK के अंदर हालात जो है वो नासाजगार है, टेररिज्म दोबारा बढ़ रहा है, वोलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। मुझे एक बात बताएं, तो आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो बाहर के मुल्क का इन्वेस्टर सॉरी, वो क्यों आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा, बताएं जरा। ठीक है, आप उसको अच्छी कंडीशंस पे जो है ना वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं और बड़ी फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा इशू है ना, सिक्योरिटी तो क्या है, सबसे बड़ा मसला है। इस वजह से फिर ये भी एक चैलेंज हो सकता है, ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है, ठीक है ना।
तो ये हम कह सकते हैं इन इश्यूज की वजह से जो SIFC है इसका मुस्तकबिल हमें उतना वाज़े नजर नहीं आता जितना होना चाहिए, जितना बताया जा रहा है। फिर इसी तरह और देखें जरा, पाकिस्तान के अंदर जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसका जो इंडेक्स के मुताबिक एज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान की जो रैंक है वो 108 है आउट ऑफ 190। मतलब हमारी रैंक काफी ज्यादा लो है। मतलब हम जो है वो बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं है, हम बिजनेस पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। बेशक अब हम इसके तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट किया जाए, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल रैंक है वो काफी खराब है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं वो बहुत कम उनका रुझान है। ठीक है, उसके बाद फिर SIFC का एक और चैलेंज क्या है आपको पता है? एक और बात भी याद रखिएगा, मुस्तकबिल में आर्टिकल्स के अंदर ये चीज आना शुरू हो जाएगी कि SIFC को प्लान करने का एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन हैं अब उतने ज्यादा मजबूत नहीं रहे हैं। ठीक है, चाइनीज का जो CPEC है वो अब स्लो डाउन हो गया, तो पाकिस्तान ने SIFC को CPEC का एक अल्टरनेट भी एक ढूंढा है कि जी चले CPEC के तहत हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है तो हम SIFC के तहत लेके आए। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि CPEC और SIFC पाकिस्तान पैरेलल लेके चलेगा। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, मुस्बत साइड पर रहना है। मुस्बत साइड पे ये रहना है कि देखिए जी SIFC के तहत पाकिस्तान के अंदर वाकई में इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये एक स्टेप उठाया गया है। अब मिलिट्री भी पाकिस्तान के अंदर एक स्टेक होल्डर तो है ही है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट तो हमें करना पड़ेगा। अब ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो मंसूबा है जिसके तहत मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप इकट्ठी है। और सऊदी अरब में ये जो GCC ने जो प्लेज किया है, ये आर्मी चीफ साहब गए थे वहां पर, आर्मी चीफ ने गारंटी दी है उन लोगों को जाके, तो इस वजह से भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने मुस्बत एंड पर रहना है, ये चैलेंजेस जरूर पेश करने हैं, लेकिन फिर सजेशन में आप लोग क्या कहेंगे कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके एक अच्छे आउटकम हो सकते हैं, लेकिन इन इश्यूज को हमें हिस्ट्री से सीख कर इन इश्यूज को क्या करना है, कोप अप करना है। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, एक और चैलेंज बता देता हूं मैं, हम इसको अल्टरनेट टू CPEC देख रहे हैं, अल्टरनेट टू CPEC। अब देखिए मेरी बात सुने, अल्टरनेट टू CPEC से मुराद क्या है कि हम चीन से हट के अरबियों की तरफ जा रहे हैं। अरबियों की टोटल सारे मुल्कों की मिला के इकोनॉमी कितनी है, $4 ट्रिलियन, और अकेले चीन की इकोनॉमी कितनी है, $20 ट्रिलियन। तो आप $20 ट्रिलियन को छोड़ के सिर्फ किस तरफ जा रहे हैं, $4 ट्रिलियन की तरफ, लेकिन जो कि अच्छा नहीं हो सकता। तो सर फिर करना क्या चाहिए, दोनों को मैनेज करना चाहिए, उस तरफ भी जाए आप और चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात को क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस करना चाहिए। मतलब ये मैं आपको पॉलिसी गाइडलाइंस भी दे रहा हूं कि पाकिस्तान को ये चीजें करनी चाहिए। ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, ये लेज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, हमारे अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, फेल हिस्ट्री ऑफ फेल्ड पॉलिसीज है। ठीक है, तो ये हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम अगर कर लिया जाए तो फिर SIFC क्या हो सकता है, कामयाब हो सकता है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। सो दिस इज द क्रिटिकल व्यू। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं सर व्हाट आर द पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को कौन से पॉलिसी ऑप्शंस या सॉल्यूशंस कौन से, इसके साथ SIFC के साथ कौन से और सॉल्यूशन जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए, पॉलिसी ऑप्शंस अडॉप्ट करने चाहिए जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं। लास्ट में मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लास्ट हमारा पॉइंट है पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। सर ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं SIFC के लिए। अब इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, 8वां पॉलिसी ऑप्शंस पाकिस्तान शुड टेक। तो सबसे पहला पॉलिसी ऑप्शन पाकिस्तान को सर क्या करना चाहिए, देखिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी सिचुएशन को इंप्रूव करना है ना, टेररिज्म का खात्मा करना है, ये जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे काबू पाना है। ठीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है इसको खत्म करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो भाई यहाँ पर अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट चलेंगी तो बाहर के लोग देखेंगे ना भी यहाँ पर अमन है, सिक्योरिटी है। क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होगी तो फिर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगी ना। सिक्योरिटी सिचुएशन को क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है, टेररिज्म का खात्मा करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इससे भी जो है SIFC जो है उसको
कामयाब बनाया जा सकता है। उसके बाद सर हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद सर हमें ये करना है कि पॉलिसीज को एक्चुअलाइज करना है। मतलब ये जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। ये जो हमारी पॉलिसीज के अंदर शॉर्ट टर्म गैप है, थोड़ी देर के लिए पॉलिसीज हमारी चलती हैं, इनको हमें ठीक करना है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हमें लेके आनी है, ठीक है। और हमें एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव करना है। उसके बाद हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। हमें किसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है? प्राइवेट सेक्टर को। लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर, प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। सर अब प्राइवेट सेक्टर के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद है? मतलब देखिए ना, हमारे मुल्क के अंदर एक प्राइवेट बंदा भी बिजनेस करता है और हमारे मुल्क के अंदर मिलिट्री भी बिजनेस करती है। और अब ये SIFC बनाया ही किसके अंदर जा रहा है, किसकी छतरी के नीचे बनाया जा रहा है? मिलिट्री की। तो मुझे बताएं फिर इस SIFC के तहत जो हम लोगों ने अभी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं, क्या ये प्रोजेक्ट्स किसी सिविलियन को मिलने के चांस हैं मिलिट्री के होते हुए? नहीं है, जाहिर है कम चांस है। जाहिर है हमारे मुल्क के अंदर जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे FDO को मिल जाते हैं, मिलिट्री के सारे इनारे हर जगह मौजूद हैं जी। मिलिट्री को जो है ना वो सिविलियंस के ऊपर क्या दी जाती है? तरजीह दी जाती है। वो अपना असर का इस्तेमाल करके जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल। तो यहाँ हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब आप अगर सिविलियन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे ना, बराबर का एक मेरिटोक्रेसी लेके आएंगे, तो फिर ही तो है ना SIFC कामयाब हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो फोन कॉल्स की बुनियाद पर दें, सिफारिशों की बुनियाद पर दें, या मिलिट्री के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दें, तो फिर फायदा तो कोई ना होगा ना जी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करें, अपने एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करें। उसके बाद आप लोग ट्रांसपेरेंसी लेके आए, रेड टेपिज्म जो है वो रिमूव करें, ठीक है जी। ये सारी सिचुएशन जो आप लोग वन बाय वन करके बता सकते हैं, पॉइंट्स बता सकते हैं, बहुत से आप लोगों के ज़हन के अंदर होते हैं। आप लोग 2-2, 3-3 पॉइंट्स को इकट्ठा करके बताएंगे, टाइम के मुताबिक जितना वहां आपके पास टाइम बचेगा उसके मुताबिक आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। हमें हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है जी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और कमेंट के अंदर अपना सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।